सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आया हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अब आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम बच गया है, तो जितने भी स्टूडेंट है प्लीज़ कोशिश करिए, जितनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर आउट नहीं है उसको नोट करिए एंड उसका रिविजन करिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना ज़्यादा हो सके रिविजन करिए। रिविजन आप जितना ज़्यादा करेंगे आपकी चीज़ें उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट होगी, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ट्रस्ट में गाइस, अभी जो है आपके एग्जाम को जो है अभी टाइम है। अगर मैं बात करूँ तो जून में आपका एग्जाम है, तो मतलब उतना भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि आप रिवीजन कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है, जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को रिवाइज करिए। जितना रिवीजन करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो रेलवे एनटीपीसी 2025 का जो हमारा जीके जीएस का रिवीजन क्लास है, वो है आज का क्लास हमारा क्लास 7 है, ये आपको ध्यान रखना। और जितने भी लोग 1 2 3 4 5 6 नहीं देखे सेशन, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। वो सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन, तो वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उसमें मैंने सारी चीज़ों को क्लियर आउट किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि कलमकारी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपका जो है कलमकारी कला जो है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से, या ऑप्शन डी तमिलनाडु से। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलमकारी कला जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कलमकारी कला की, बात करेगा इस, तो याद रखिएगा इसकी कितनी शैलियाँ हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कलमकारी की जो है 2 शैलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कितनी शैलियाँ है गाइस, तो याद रखिएगा कलमकारी की जो है ये आपको ध्यान रखना है 2 शैलियाँ हैं। और कौन-कौन सी 2 शैलियाँ हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहली की अगर हम बात करें, पहला आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा मछलीपट्टनम शैली है। पहला जो है ये कौन-सी शैली है गाइस, तो याद रखिएगा पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कलमकारी की शैली है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो है ये कौन-सा है गाइस, तो याद रखिएगा पहला जो है ये आपका जो है पहला जो है ये आपका मछलीपट्टनम शैली है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें दूसरा जो है ये कौन-सा शैली है इसका, तो याद रखिएगा दूसरा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा श्रीकालाहस्ती, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है इसका कौन-सा है गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो है इसका आपको ध्यान रखना है श्रीकलाहस्ती, जो है इसकी दूसरी शैली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रीकलाहस्ती शैली जो है ये इसकी दूसरी शैली है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है आपके आंध्र प्रदेश की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कला के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब का कौन सा कला है, तो जैसे कि आपका जो फुलकारी कला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। फुलकारी कला जो है ये आपके किस राज्य से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फुलकारी कला की अगर हम बात करें, ये आपको ध्यान रखना है फुलकारी कला जो है ये आपके किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके जो है पंजाब से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा वारली, वारली जो है ये किस राज्य से संबंधित है गाइस, याद रखिएगा वारली जो है ये महाराष्ट्र के आदिवासी के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वारली जो है ये महाराष्ट्र के आदिवासी के द्वारा किया जाता है। और दूसरा जो है ये कौन सा है, दूसरा जो है ये रंगोली है, जो कि महाराष्ट्र का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो है ये रंगोली है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर हम बात करें तीसरा है जो है आंध्र प्रदेश का, जो कि मैंने आपको बताया कि कलमकारी जो है ये आंध्र प्रदेश की है। लेकिन इसके साथ-साथ एक और याद रखिएगा, मुगलू, मुगलू जो है ये किस राज्य की है गाइस, तो याद रखिएगा इसके साथ अगर हम बात करें तो एक और याद रखिएगा। दूसरा आपको क्या याद रखना है गाइस, मुगलू, मुगलू जो है ये किस राज्य की, ये आंध्र प्रदेश की है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो बहुत लोगों को ये पता होगा, जैसे कि तंजौर, तंजौर जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो याद रखिएगा तंजौर जो है ये आपके जो है तमिलनाडु का है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तंजौर हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना कोल्लम, कोल्लम जो है ये किस राज्य का हो गया गाइस, तो याद रखिएगा तंजौर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है कोल्लम, कोल्लम जो है ये किस राज्य का हो गया गाइस, तो याद रखिएगा कोल्लम जो है ये आपके जो है तमिलनाडु का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जैसे मैं 2-3 और राज्य की बात करूंगी, जो कि मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे आपका जो हो गया कौन सा हो गया, जैसे बिहार, बिहार में आप सभी को पता होगा या बहुत लोगों को नहीं भी पता है, तो याद रखिएगा बिहार की जो सबसे प्रसिद्ध जो है वो कौन सी कला है गाइस, तो याद रखिएगा बिहार की जो सबसे प्रसिद्ध है वो है आपका मधुबनी है कला है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार की सबसे प्रसिद्ध जो है ये आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा बिहार का सबसे प्रसिद्ध जो है ये आपका मधुबनी कला है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें दूसरा जो है आपको याद रखना है बिहार हो गया। उसके बाद बात करेंगे गाइस ओडिशा, ओडिशा का जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बिहार का हो गया मधुबनी कला। उसके बाद अगर हम बात करें ओडिशा, ओडिशा का कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा पटचित्र, पटचित्र जो है ये किस राज्य की कला है,
तो याद रखिएगा पट्टचित्र जो है ये किस राज्य की है गाइस? तो याद रखिएगा पट्टचित्र जो है ये ओडिशा की है, आपको ध्यान रखना है। पट्टचित्र जो है ये किस राज्य की कला है? तो पट्टचित्र जो है ये आपके ओडिशा की है। उसके अलावा अगर हम बात करें पट्टचित्र हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है राजस्थान की, अगर हम बात करें राजस्थान की कौन सी कला शैली है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का हो गया जैसे कि कजली। कजली जो है ये किस राज्य की कला हो गई? कजली जो है ये राजस्थान का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। कजली जो है ये किस राज्य का हो गया? राजस्थान का हो गया। ये आपको ध्यान रखना कजली हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें फर, फर जो है ये भी आपके राजस्थान का कला शैली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की सिफारिश की थी? तो गाइस आपको बताना है कि कौन सी समिति है जिन्होंने 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की सिफारिश की थी। तो आपके ऑप्शन है तारकुंडे समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी जीवन रेड्डी समिति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारकुंडे समिति ने जो है 3 सदस्यीय चुनाव की सिफारिश की थी, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं तारकुंडे समिति की, अगर हम गठन की बात करें कि इस समिति का जो है गठन कब हुआ था गाइस? याद रखिएगा इस समिति का गठन जो है 1974 से 1975 के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1974 से जो है आपको ध्यान रखना है 1974 से 1975 के बीच जो है इस समिति का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी सिफारिश थी जो आपका जो है 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की सिफारिश। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, याद रखिएगा 1989 में 1989 में जो है गाइस आपको ध्यान रखना है 1989 में जो है 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की जो है स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है 1989 में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ये भी आपसे पूछा जाता है कि 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस? तो याद रखिएगा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की स्थापना जो हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1989 में। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी वो, और वो कब हुई थी? 1989 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्थापना हुई थी 1989 में। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की गाइस, तो अगला पॉइंट आपको याद रखना, जब ये 1989 में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, उसके कुछ समय के बाद फिर जो है आपको ध्यान रखना है, फिर जो है इसे बदल दिया गया था। और फिर इसके बाद जो है 1993 में, ये आपको ध्यान रखना है, फिर उसके बाद जो है 1993 में जो है इसे अस्थायी रूप से जो है 3 सदस्यीय चुनाव आयोग कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है 1993 में जो है, ये आपको ध्यान रखना है 1993 में जो है इसे जो है अस्थायी रूप से, ठीक है, 1993 में जो है इसे अस्थायी रूप से इसे जो है घोषित कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है 3 सदस्यीय चुनाव आयोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इससे पहले जब अस्थायी रूप से घोषित हुआ था, तो इससे पहले जो है एक और समिति का गठन हुआ था, जो आपको याद रखना है 1990। 1990 में जो है आपकी कौन-सी समिति का गठन हुआ था? तो याद रखिएगा 1990 में जो है आपके जो है दिनेश गोस्वामी समिति, आप सभी ने अगर पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपने आपको याद होगा, याद रखिएगा दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये किससे संबंधित थी? तो ये आपको ध्यान रखना है दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये आपके चुनाव आयोग से संबंधित थी, आपको ध्यान रखना है दिनेश गोस्वामी समिति, ये जो है इसका जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से। और याद रखिएगा इसका गठन कब हुआ था? 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का जो है गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका गठन कब हुआ था? 1990 में जो है इसका गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? ये आपको बताना है, ठीक है। जो यहाँ पे आपको बता रहा है एंथ्यूरियम के बारे में बता रहा है कि ये जो है एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है इसका नामकरण हुआ है। और ये जो है किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन बी मिजोरम का, ऑप्शन सी नागालैंड का, या ऑप्शन डी मणिपुर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिजोरम का है ये एंथ्यूरियम फेस्टिवल जो है ये किस राज्य का है? मिजोरम का, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं मिजोरम के और भी फेस्टिवल के बारे में, जैसे कि आपको याद रखना है चप चारकूट जो है ये किस राज्य का है guys? तो याद रखिएगा ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि चप चारकूट जो है ये किस राज्य का है guys? तो याद रखिएगा चप चारकूट जो है ये आपके जो है मिजोरम का फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। चप चारकूट हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सा फेस्टिवल हो गया guys? तो याद
देखिएगा ये जो कूट वाला जो लास्ट में आएगा, जैसे चप चार कूट हो गया, इसके बाद अगर बात करें पॉल कूट हो गया, ये सब जो है ये आपके मिजोरम का आएगा। ठीक है, तो कूट से आपको याद रखना है, कूट से आपको याद रखना है ये किसका होगा, ये आपको ध्यान रखना है मिजोरम का हो गया। पॉल कूट हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें आपको याद रखना है मीम कूट हो गया, ये सब जो है ये किस राज्य का फेस्टिवल है, तो ये आपको ध्यान रखना है मिजोरम का, और कूट से याद रखिएगा मिजोरम। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका एंथोरियम हो गया, ये भी आपके मिजोरम का हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगला हम यहाँ बात करेंगे जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के अगर हम फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा लोसार। लोसार जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। लोसार जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश का है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा मोपिन। मोपिन भी जो है ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। मोपिन भी आपके अरुणाचल प्रदेश का है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है आपका जो है सोलुंग। सोलुंग जो है ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। सोलुंग जो है ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्री, ड्री भी जो है आपके अरुणाचल प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा जो है आपका तमलाडू। तमलाडू जो है याद रखिएगा, तमलाडू जो है ये किस राज्य का है, तो याद रखिएगा तमलाडू जो है ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश का है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके जो है नागालैंड की, अगर हम बात करें मिजोरम का तो मैं लिखा दी। नागालैंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है हॉर्नबिल, जो कि बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का ये फेस्टिवल, ये आपको ध्यान रखना है। और 10 दिन ये मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये किस राज्य का है, तो याद रखिएगा हॉर्नबिल जो है ये आपके नागालैंड का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है नागालैंड का और कौन सा हो गया, हॉर्नबिल हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोआत्सु, मोआत्सु जो है ये किस राज्य का हो गया गाइस, तो याद रखिएगा मोआत्सु। मोआत्सु जो है ये किस राज्य का हो गया, ये भी आपके नागालैंड का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, मोआत्सु हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें बीसू, बीसू जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके नागालैंड का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जैसे कि अब आपका आता है मणिपुर। मणिपुर के अगर हम फेस्टिवल के बारे में बात करें तो मणिपुर का आपका कौन कौन सा फेस्टिवल है, तो याद रखिएगा मणिपुर से अगर हम बात करें तो सबसे जो है आप सभी ने जाना होगा जैसे कि लाई हरोबा, लाई हरोबा सुना भी होगा, तो याद रखिएगा लाई हरोबा जो है ये किस राज्य का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके मणिपुर का है, ये आपको ध्यान रखना है लाई हरोबा। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, आपको याद रखिएगा कांग, कांग जो है ये किस राज्य का है, ये भी आपके मणिपुर का है, ये आपको ध्यान रखना। और उसके अलावा अगर हम बात करें चेरा ओबा, चेरा ओबा जो है ये बहुत प्रसिद्ध है मणिपुर का, ये आपको ध्यान रखना। चेरा ओबा जो है याद रखिएगा ये बहुत प्रसिद्ध फेस्टिवल है मणिपुर का, ये आपको ध्यान रखना। और चेरा ओबा से जो आपको याद रखना ये मणिपुर का जो है ये नववर्ष है। ठीक है, चेरा ओबा जो है ये आपको ध्यान रखना, ये मणिपुर का जो है आपको ध्यान रखना है। चेहरा ओबा जो है मणिपुर का नववर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नववर्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गणना और जो तुलना करते हैं वो जो है कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिस्क यूनिट का, ये ऑप्शन बी मॉडेम का, ये ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट का, ये ऑप्शन डी अंक गणितीय और तार्किक इकाई का यानी कि एएलयू का। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंक गणितीय और तार्किक इकाई का जो है इस भाग का जो है उपयोग करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे जो एएलयू है इसका मतलब क्या, एएलयू का जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा एएलयू का जो होता है ये होता है आपका अर्थमेटिक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एएलयू का जो है ये क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा एएलयू का जो होता है ये आपका होता है अर्थमेटिक। और एल से क्या होता है गाइस, तो एल से होता है आपका लॉजिक। ठीक है, अर्थमेटिक, एल से क्या होता है, एल से आपका लॉजिक होता है, और यू से आपका क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से भी दे दे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो ये भी आप कंफ्यूज नहीं होगा, इसका मतलब यही होता है अंक गणितीय और तार्किक इकाई। अंक गणितीय में जो है ये क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो अंक गणितीय की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या होता है, आप लोग जो मैथ पढ़ते हैं जिसमें आपका जो है क्या होता है, जिसमें आपका जो है देखिएगा जोड़ होता है, इसके अलावा घटाव होता है, इसके अलावा अगर बात करें तो गुना होता है, इसके अलावा बात करें भाग होता है। तो ये सब जो है ये आपका क्या होता है, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, ये सब आपका अंक गणित में आता है। ठीक है, जोड़ घटाव जो है गाइस देखिएगा ये सब आपका जो है ये किस में आता है, ये सब आपके अंक गणित में आता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं जोड़ घटाव हो गया, इसके अलावा गुना हो गया, और इसके अलावा जो है आपका जो है कौन सा हो गया, ये जो है आपका कौन सा हो गया, भाग। ठीक है,
तो ये जो है ये आपका अंक गणित में आता है। और वहीं अगर हम तर्किक इकाई की बात करें, इसमें आपका कौन सा आता है, तो याद रखिएगा तर्किक इकाई में जो है जो आपने पढ़ा होगा, जैसे ग्रेटर का साइन हो गया या फिर जो है लेस देन का साइन हो गया, ये सब जो है ये सब किसका हो गया, ये आपका जो है तर्किक हो गया, तर्किक क्रियाएं हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। एंड और नॉट, ये सब जो है आपको ध्यान रखना है, ये सब आपका तर्किक हो गया। जैसे इक्वल हो गया, ये सब आपका तर्किक इकाई हो गया, ठीक है। तो ये इसमें जो है गणना और तुलना अगर हम करते हैं, तुलना मतलब क्या होता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है या कौन बराबर है, तुलना इसे ऐसे ही करते हैं। और गणना किस में करते हैं, जैसे जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, ये सब गणना होता है। तो ये याद रखिएगा अंक गणितीय और तर्किक इकाई होता है। ये कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, अंक गणितीय और तर्किक इकाई, यानी कि ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है भारत का मैनचेस्टर जो है ये किसे कहा जाता है। मैनचेस्टर उसे कहते हैं जहां कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस हो। तो आपके ऑप्शन ए भीलवाड़ा को, या ऑप्शन बी अहमदाबाद को, या ऑप्शन सी कानपुर को, या ऑप्शन डी कोयम्बटूर को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर जो है ये अहमदाबाद को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें तो याद रखिएगा भीलवाड़ा को जो है ये कहाँ का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का मैनचेस्टर जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का मैनचेस्टर जो है ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है भीलवाड़ा को। और यहाँ जो है ये सूती वस्त्र के लिए जो है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कानपुर, कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, कानपुर को जो है ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है ये कहा जाता है गाइस, याद रखिएगा कानपुर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोयम्बटूर के बारे में, तो कोयम्बटूर के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये किसे कहा जाता है, ये कोयम्बटूर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये कोयम्बटूर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि पुस्तक तहकीक मालिल हिंद किसने लिखी है। तो आपके ऑप्शन है मिनाजुल सिराज ने, या ऑप्शन बी इब्ने बतूता ने, ऑप्शन सी याही स्मिथी ने, या ऑप्शन डी अलबरूनी ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अलबरूनी ने लिखा है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मिनहाजुल सिराज ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी है, तो मिनहाजुल सिराज ने तबकाते नासरी जो है ये किसने लिखी है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि तबकाते नासरी जो है ये इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये आपको ध्यान रखना है तबकाते नासरी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है तबकाते नासरी जो है ये आपको ध्यान रखना है मिनहाजुल सिराज ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें इब्ने बतूता की, अगर हम बात करें तो इनकी कौन सी पुस्तक थी, तो इनकी जो पुस्तक थी वो थी रहेला। रहेला जो है ये किनकी पुस्तक थी, तो ये आपको ध्यान रखना है ये इब्ने बतूता की थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है या स्मृति की, अगर हम बात करें इनकी जो है ये कौन सी पुस्तक थी, तो याद रखिएगा इनकी जो थी तारीख मुबारक शाही, ठीक है। इनकी जो है ये कौन सी पुस्तक थी, तो ये आपको ध्यान रखना है इनकी पुस्तक का नाम था, वो था, ये आपको ध्यान रखना है तारीख मुबारक शाही जो है इनकी पुस्तक का नाम था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तारीख मुबारक शाही जो है इनकी पुस्तक थी, किनकी पुस्तक थी, यहिया स्मृति की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि भारत में रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर का निर्धारण किस संस्थान द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताएं रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का जो है ये कौन करता है। तो आपके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, या ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का निर्धारण जो करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। रेपो दर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा रेपो दर उसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है
जिसमें आरबीआई जो है वो रेपो दर बढ़ाता है। तो याद रखिएगा जो भी बैंक द्वारा जो ऋण लिए जाते हैं वो महंगे हो जाते हैं, इसे हम रेपो दर कहते हैं, ठीक है। और रिवर्स रेपो दर जो है वो किसे कहते हैं, ये उस दर को कहते हैं जो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे जो है आरबीआई के पास जो है या क्या करता है, अपनी जो है बैंक जो है वो अपने पैसे को जमा करता है, ठीक है। और क्या करता है आरबीआई, रिवर्स रेपो दर को जो है अगर बढ़ाएगा तो बैंक में जो है जो आरबीआई की जो अगर रिवर्स रेपो दर बढ़ाता है तो उसकी जो धनराशि होगी, बैंक जो है जितनी भी अधिक धनराशि होगी वो आरबीआई के पास जमा करेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, बाजार में जो है वो धन घटेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो है ये स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है स्थापना कब हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को जो है इसका स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें कि इसका स्थापना तो हुआ था, और वहीं अगर हम बात करते हैं इसका जो है राष्ट्रीयकरण भी, ये दोनों याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 1949 में जो है इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 1949 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय शासन प्रणाली की शाखा नहीं है। तो आपको बताना है कि संघीय शासन प्रणाली की शाखा कौन सी, यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन ए कार्यपालिका, या ऑप्शन बी विधायिका, या ऑप्शन सी न्यायपालिका, या ऑप्शन डी सामाजिक शाखा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक शाखा जो है ये संघीय शासन प्रणाली की शाखा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आपकी जो है कार्यपालिका, विधायिका और जो है न्यायपालिका, ये 3 संस्था, जिसमें आपने सुना भी होगा कि जो है जो इसका 3 पिलर होता है, कौन-कौन सा पिलर होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का क्या काम होता है। तो सबसे पहले अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो ये जो है ये क्या करती है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है नीति और कानून को जो है लागू कौन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्यपालिका का काम क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा कार्यपालिका का जो काम होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नीतियों और याद रखिएगा नीतियों और कानून को लागू कौन करता है, तो नीतियों और कानून को जो है लागू करने का काम जो है ये किसका होता है, कानून को लागू करने का काम जो है ये कौन करता है, तो लागू करता है, कौन करता है, कार्यपालिका लागू करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्यपालिका लागू करता है। और वहीं अगर हम बात करें विधायिका के बारे में, अगर हम बात करें तो याद रखिएगा विधायिका जो है ये क्या करती है, तो विधायिका की अगर हम बात कानून कौन बनाता है गाइस, तो अगर हम बात करते हैं कि कानून बनाने का काम जो है ये किसका होता है गाइस, तो लागू करने का काम जो है ये कार्यपालिका का है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कानून जो है ये कौन बनाता है गाइस, तो याद रखिएगा कानून बनाने का जो काम होता है ये किसका होता है, ये विधायिका का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कानून बनाने का काम जो है ये किसका होता है, विधायिका का होता है। और वहीं अगर हम बात करें न्यायपालिका जो है ये क्या करता है, तो याद रखिएगा न्यायपालिका जो है ये क्या करता है, न्याय व्यवस्था को जो है नियंत्रित करने वाला अंग है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो इसका जो है ये नियंत्रण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करता है गाइस, याद रखिएगा इसका जो है ये नियंत्रण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 जो है इसका जो है पिलर होता है, जो एक कानून बनाता है, यानी कानून बनाता है, दूसरा कानून को लागू करता है और तीसरा जो है उसका जाँच करता है कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये न्यायपालिका का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है। तो मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित कौन है, यहाँ पे आपको क्लियरली बोल रहा है मद्रास के होम रूल से। तो आपके ऑप्शन ए मांतगिनी हाजरा, ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा, या ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, या ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट है। मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना जो है ये किसने किया था, एनी बेसेंट ने। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं होम रूल की, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गाइस याद रखिएगा यहाँ पे हम होम रूल लीग की स्थापना की बात करेंगे। तो याद रखिएगा होम रूल लीग की जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा होम रूल लीग की स्थापना जो है आपको ध्यान रखना है 1916 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो है 1916 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें अगर हम बात करें तो जो है आपका याद रखना है मद्रास होम रूल, और दूसरा आपको क्या याद रखना है, मद्रास होम रूल और जो
है दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपका पूना होम रूल याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो है आपका पूना। मद्रास होम रूल लीग का जो है नेतृत्व किसने कौन कर रही थी, तो मद्रास होम रूल लीग का जो है नेतृत्व जो है ये एनी बेसेंट कर रही थी, आपको ध्यान रखना है। मद्रास होम रूल लीग की जो है इन्होंने एनी बेसेंट कर रहे थे, और जो है पूना का जो है ये कौन कर रहे थे गाइस, तो याद रखिएगा पूना बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो दो जगह आपको याद रखना है, ये दोनों पूछा जाता है, मद्रास और इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक जो है ये कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, पूना होम रूल का, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है पूना होम रूल लीग का जो है नेतृत्व कर रहे थे। अब अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट से आपको क्या याद रखना है, एनी बेसेंट से आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी ये कौन थी गाइस, तो यहाँ पे जो है आपको लिखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी गाइस, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी आपको ध्यान, यहाँ पे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ये आपको ध्यान रखना है, पहली महिला अध्यक्ष ये जो थी ये आपकी जो है एनी बेसेंट थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष जो थी ये कौन थी गाइस, याद रखिएगा पहली महिला अध्यक्ष जो थी ये आपकी जो है कौन थी गाइस, याद रखिएगा ये थी आपकी, ये आपकी एनी बेसेंट थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ये जो अध्यक्ष बनी थी ये कब बनी थी, तो याद रखिएगा 1917 में बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये अध्यक्ष जो बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ये कब बनी, तो याद रखिएगा 1917 में बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का निम्नलिखित में से कौन है जो कंप्यूटर ये कार्य नहीं करता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग, या ऑप्शन डी इनप्यूटिंग। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर जो है वो कौन सा कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, इनपुट भी करता है, लेकिन जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणाली साराभाई ने की थी। तो आपको बताना है कि कौन से संस्थान की स्थापना जो है ये मृणाली साराभाई ने की थी। तो आपके ऑप्शन है नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना, या ऑप्शन बी दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना, या ऑप्शन सी श्री त्यागराज कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस की स्थापना, या ऑप्शन डी नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण एकेडमी की परफॉर्मिंग की स्थापना जो है ये जो है किसने की थी, मृणाली साराभाई ने की थी, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है ये कब की थी गाइस, याद रखिएगा ये जो है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है ये कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा 1948 में जो है आपको ध्यान रखना है। 1948 में जो है इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो मृणाली साराभाई के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस तो यहाँ पे जो है 2-3 पॉइंट जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मृणाली अगर हम साराभाई के बारे में अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा रही हूँ इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो नोट करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कौन से नृत्य से संबंधित थी, तो आपको याद रखना मृणाली साराभाई का संबंध जो था ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से भी था, ये आपको ध्यान रखना। ये किससे था गाइस, तो याद रखिएगा ये भरतनाट्यम से भी संबंधित थी, और दूसरा जो है ये किससे संबंधित थी, दूसरा जो है ये आपके कथकली से संबंधित थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना भरतनाट्यम से, और दूसरा कथकली से। कथकली आपका कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है कथकली जो है ये आपके केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। कथकली आपके केरल का है, और भरतनाट्यम जो है ये आपके कहाँ का है, भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्हें जो है 2 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पहला अवार्ड इनको कौन सा मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है मृणाली साराभाई को। और मृणाली साराभाई को पद्मश्री कब मिला था गाइस, तो याद रखिएगा 1965 में जो है इन्हें पद्मश्री मिला था, ये आपको ध्यान रखना है 1965 में। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
दूसरा याद रखिएगा इन्हें जो है एक और कौन सा अवार्ड मिला है, तो दूसरा आपको याद रखना है इन्हें जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है किससे सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें जो है पद्म भूषण जो है इन्हें कब मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें पद्म भूषण मिला था 1992 में, 1992 में जो है इन्हें पद्म भूषण मिला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि बीड़ी बनाने के काम आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। तो बीड़ी बनाने वाले जो है पत्ते जो है ये इसकी पहचान करना है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंपा के पत्ते, या ऑप्शन बी पान के पत्ते, या ऑप्शन सी तेंदू के पत्ते, या ऑप्शन डी नीम के पत्ते। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बीड़ी जिससे बनाया जाता है वो तेंदू के पत्ते से बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम इसको जो है याद रखिएगा, इसमें जो है तेंदू के पत्ते को जो है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें ओडिशा और झारखंड में जो इसे तेंदू नहीं बोला जाता, ठीक है। इस पत्ते को जो है ओडिशा और अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो याद रखिएगा ओडिशा और झारखंड में जो है इस पत्ते को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा ओडिशा और झारखंड में जो है इसे इसे जो है क्या बोला जाता है गाइस, तो याद रखिएगा इसे केंदू बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा और झारखंड की अगर हम बात करें आपको ध्यान रखना है, ओडिशा और झारखंड की बात करें गाइस तो इसे वहाँ जो है ये क्या बोला जाता है, वहाँ इसे केंदू बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी जगह से तेंदू का पत्ता बोला जाता है, जो बीड़ी बनाने के काम में आता है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है एक प्रश्न पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, जो कि क्या पूछा जाता है, इसका वैज्ञानिक नेम। ठीक है, इसका जो है क्या पूछा जाता है गाइस, तो तेंदू के पत्ते का जो है वैज्ञानिक नेम जो है पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तेंदू के पत्ते का जो है वैज्ञानिक नेम क्या होता है, तो याद रखिएगा डायोस्पायरोस जो है इसका जो है वैज्ञानिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है वैज्ञानिक नेम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो वैज्ञानिक नेम है वो आपको ध्यान रखना है, डायोसपाइरोस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है डायोसपाइरोस जो है इसका वैज्ञानिक नेम है, डायोसपाइरोस मेलानोक्साइलोन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो है ये बहुत थोड़ा हेवी नेम है, इसे आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है इसका क्या है, इससे याद रखिएगा मेलानोक्साइल, आधा आधा करके इसे आपको याद रखना है। आधा आधा करके जब भी इस तरीके का आपको भारी नाम दिखे तो आपको जो है आधा आधा करके जो है इसका नाम याद करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है, पहले डायो स्पायरोस याद रखिएगा, फिर मेला, फिर नोक्साइलोन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी से नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी समिति है जिसका संबंध गरीबी से नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रंगराजन समिति, ऑप्शन बी सुरेश तेंदुलकर समिति, या ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, या ऑप्शन डी लकड़वाला समिति। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अशोक मेहता समिति का जो है ये जो है गरीबी से नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें ये इसका गठन कब हुआ था गाइस, याद रखिएगा इसका गठन जो हुआ था वो 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है ये कब हुआ था, 1977 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो है गरीबी से नहीं है, तो ये किससे संबंधित है, तो अशोक मेहता समिति जो है ये आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये किससे संबंधित है गाइस, याद रखिएगा ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है ये आपको ध्यान रखना है पंचायती राज व्यवस्था में जो है अपना ये दिया था, जिसमें इन्होंने जो है कौन सी समिति की सिफारिश की थी गाइस, तो याद रखिएगा द्विस्तरीय पंचायती राज का जो है स्थापना जो है आपको ध्यान रखना है द्विस्तरीय पंचायती राज का जो है ये किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रंगराजन समिति, अशोक मेहता समिति गरीबी से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा आपका रंगराजन समिति जो है और सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति, ठीक है, ये तीन का संबंध जो है ये गरीबी से, और अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, तो अगर हम इस तीनों के गठन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रंगराजन समिति की अगर हम गठन की बात करते गए तो याद रखिएगा इसका गठन जो है ये कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये क्लेरिफाई कर ही दिया है कि ये जो है आपकी गरीबी से संबंधित है। ठीक है, लेकिन गठन की अगर हम बात करें तो रंगराजन समिति का जो गठन हुआ था गाइस, याद रखिएगा 2014 में जो इसका गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, रंगराजन समिति का गठन 2014 में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें सुरेश तेंदुलकर समिति की अगर हम बात करें तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो है ये 2009 में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें लकड़वाला समिति के गठन की अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा लकड़वाला समिति का गठन जो हुआ था वो 1993 यानी 1993 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, 1993 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा उत्पाद होगा। तो यहाँ पे जो है इसका समीकरण आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इससे जो है आपको जिंक सल्फेट जो है मिलेगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जिंक की बात करें, जिंक का क्या होता है, तो इसका जो है आपको याद रखना है, जो कि समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, आपको जो है समीकरण याद रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका, जो हम समीकरण की बात करेंगे। ठीक है, तो समीकरण इसका आपको याद रखना है, जैसे जिंक का हो गया तो जेड एन इसका जिंक हो गया। उसके बाद जो है इसमें आपको क्या कह रहा है, जिंक और जो है और आपको क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है आपको सूत्र याद रखना है, H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। और इस दोनों का जब हम अभिक्रिया करेंगे, इस दोनों का जब हम अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो याद रखिएगा, इससे अभिक्रिया करेंगे तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होगा। और जिंक सल्फेट का जो है ये फॉर्मूला क्या होता है, Zn जो है ZnSO4 जो है इसका जो है जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है। और इसके साथ साथ जो है आपको याद रखना है हाइड्रोजन भी प्राप्त होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जिंक सल्फेट, जब हम जिंक और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, यहाँ हमें जो प्राप्त होगा वो होगा जिंक सल्फेट होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है। तो याद रखिएगा जिंक सल्फेट होगा। और उसके साथ-साथ जो है आपको क्या होगा, उसके साथ-साथ जो है आपको ध्यान रखना है, उसके साथ-साथ आपको हाइड्रोजन भी प्राप्त होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहीं-कहीं ये दोनों अगर दे दे तो याद रखिएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन दोनों प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की विकास दर जो है ये आपसे पूछा जा रहा है क्या थी। तो आपके ऑप्शन है 4.2%, या ऑप्शन बी 3.6%, या ऑप्शन सी 2.1%, या ऑप्शन डी 2.6%। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसमें जो है विकास दर जो है ये कितना था गाइस, तो याद रखिएगा ये था आपका 3.6% था, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है आपको पहली पंचवर्षीय योजना का जो हम सबसे पहले जो है काल की अगर हम बात करें तो 1951 में जो है ये स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1951 से लेकर 1956 तक जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना का जो है काल था, यानी कि इसकी अवधि थी। ठीक है, और ये जो है अवधि कितना था, 1951 से लेकर 1956 तक इसकी अवधि थी। वहीं अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे इस, तो याद रखिएगा अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका किस कौन से मॉडल पे, तो याद रखिएगा ये जो था ये आपका जो है हैराड डोमर मॉडल पे जो है ये आपका आधारित था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से मॉडल पे आधारित थी, तो हैराड डोमर मॉडल पे जो है ये जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपकी आधारित थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये किससे संबंधित थी, तो याद रखिएगा ये जो है कृषि से, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो कृषि में जो है इसके जो है बढ़ावा देना था, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि को बढ़ावा देना जो है पहली पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था। कृषि को बढ़ावा देना जो है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसका जो है वास्तविक विकास दर जो था वो 3.6 था, लेकिन जो है इसे निर्धारित कितना था, यानी कि जो है जब इसे निर्धारित किया जाएगा कि इसका जो है विकास दर कितना होगा, तो इसे निर्धारित किया गया था, तो इसे निर्धारित करने से ज़्यादा ही प्राप्त हुआ था। तो जब निर्धारित किया गया था तो 2.1% इसे निर्धारित किया गया था, और विकास दर जो था वो कितना था, 3.6% था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है वस्तु विनिमय में किया जाता है, या ऑप्शन बी क्रेडिट विनिमय में, या ऑप्शन सी ऑनलाइन विनिमय में, या ऑप्शन डी मुद्रा विनिमय में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु विनिमय में जो है माल का उपयोग जो है ये किस प्रकार किया जाता है, वस्तु विनिमय में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी। तो आपको बताना है शांति निकेतन की स्थापना जो है ये कब की गई थी। तो 1910 में, 1901 में, या ऑप्शन सी 1905 में, या ऑप्शन डी 1908 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1901 में जो है शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। आपको ध्यान रखना है शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी। और याद रखिएगा इन्होंने जो है किन्होंने जो है शांति निकेतन की
स्थापना की थी? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और वहीं अगर हम बात करें कि शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में जो है ये कहाँ की थी गाइस? तो याद रखिएगा ये जो की थी पश्चिम बंगाल में की थी, आपको ध्यान रखना है। कब की थी गाइस? तो याद रखिएगा ये कहाँ की थी गाइस? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में जो है इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो शांति निकेतन में ही अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 1921 में, ठीक है? याद रखिएगा शांति निकेतन में जो है गाइस याद रखिएगा 1921 में जो है आपको ध्यान रखना है। 1921 में जो है कला भवन की नींव रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन में ही 1921 में जो है आपको ध्यान रखना है कला भवन की जो है नींव कब रखी थी? 1921 में रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ रखी थी? तो याद रखिएगा शांति ही निकेतन में रखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नींव रखी ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है? नींव रखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो आपके ऑप्शन ए दामोदर घाटी परियोजना, या ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल परियोजना, या ऑप्शन सी हीराकुंड परियोजना, या ऑप्शन डी नर्मदा सागर परियोजना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण जो है ये टेंसी नदी घाटी परियोजना पर किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें ये जो है आपका कौन से नदी पर जो है इसका निर्माण किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना ये जो है इसके नाम से ये स्पष्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना ये जो है दामोदर नदी पर ही इसको आपको ध्यान रखना ये जो है ये क्या है, तो याद रखिएगा इसे जो है दामोदर नदी पर ही इसका जो है बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना दामोदर नदी पर निर्मित है, ठीक है? दामोदर नदी को जो है ये आपको ध्यान रखना है ये बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल का शोक नदी जो है ये किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक नदी जो है ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल का शोक जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? शोक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका जो है दामोदर घाटी परियोजना की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम लाभान्वित राज्य की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से आपको जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम लाभान्वित राज्य की बात करें, ये बहुत बार पूछा जाता है लाभान्वित राज्य कौन-कौन सा है? तो ये आपको ध्यान रखना है जो है दामोदर घाटी परियोजना से कौन-कौन से राज्यों को लाभ होता है? तो झारखंड को होता है और पश्चिम बंगाल को होता है, ये 2 राज्यों को लाभ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसको लाभ होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है झारखंड को होता है, झारखंड और किसको होता है गाइस याद रखिएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जो है ये 2 राज्यों को लाभ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो है दामोदर घाटी परियोजना का अगर हम बात करते हैं, इसका जो है निर्माण कब हुआ था गाइस? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण हुआ था 1948 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1948 में जो है इसका निर्माण हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है 1948 में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि डैश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाता है। तो कौन जो है आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाता है? तो आपके ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद जो है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाता है, लेकिन उससे हटाने के पहले सबसे पहले जो है इसका प्रस्ताव रखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हटाने से पहले जो है ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो है इसका प्रस्ताव रखा जाता है। और अगर हम बात करें कि इसका प्रस्ताव जो है ये कहाँ रखा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रस्ताव जो है आप इसे लोकसभा में भी रख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रस्ताव जो है ये लोकसभा में भी रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा या फिर जो है आपको ध्यान रखना है राज्यसभा में भी इस प्रस्ताव को रख सकते हैं, लेकिन इस दोनों में जो है इस प्रस्ताव को पास होने का अलग-अलग कंडीशन है। अगर लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव रहता है तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है जो है 100 लोगों की मंजूरी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 100 सांसदों, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। अगर लोकसभा में होगा तो ये आपको ध्यान रखना है 100 सांसदों की जो है ये आपको ध्यान रखना है, 100 सांसदों की मंजूरी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करते हैं और वहीं अगर राज्यसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो है ये 100 सांसदों की मंजूरी, यानी कि उनका जो है ये आपको ध्यान रखना है हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है 100 सांसदों की मंजूरी मतलब 100 सांसदों की जो है हस्ताक्षर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर राज्यसभा में ये प्रस्तुत होता है तो इसमें जो है 50 सांसदों की मंजूरी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है कितनी सांसदों की 50 सांसदों की मंजूरी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 50 सांसदों की मंजूरी चाहिए और यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है, तब जो है ये
प्रस्ताव जो है ये पारित हो जाएगा और जिससे जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अब हटाया जाता है। लेकिन ये पास कहाँ होता है? संसद ही होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर संसद हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि पंचायती राज प्रदान करता है। तो पंचायती राज क्या प्रदान करता है? पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, या ऑप्शन बी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, या ऑप्शन सी ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, या ऑप्शन डी देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ठीक है? पंचायती राज प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका जो रेलवे एनटीपीसी का आज का रिवीजन क्लास जो आपका 7 था ये यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ जहाँ आपको चीज़ें नहीं पता है प्लीज़ उसको नोट करिए एंड कोशिश करिए उसका रिवीजन करने का। जितना ज़्यादा आपका चीज़ क्लियर आउट रहेगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ट्रस्ट में गाइज, ये जितना भी है ये सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपसे कितना ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, ठीक है? तो गाइस आप सब मेहनत करिए और अपना-अपना सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।